सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के कोई भी कंट्री को उठा के अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि भारत सिर्फ नहीं, जैसे मैंने बताया, सारी कंट्रीज के लिए जो क्रूड ऑयल होता है उसका इंपोर्ट या उसका एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल फैक्टर होता है। क्वेश्चन इस बात का आ रहा है कि इंडिया के अंदर जो आज तक की जो इंपोर्ट किया गया है जो ऑयल है, स्पेशली रशिया से जो ऑयल दिया गया है, क्या वो इलीगली भारत में ट्रांसमिटेड हो रहा है? क्योंकि क्यों इलीगली बताया जा रहा है? क्योंकि ऑयल को सैंक्शन किया जाता है। तो भारत के अंदर जो ऑयल आ रहा है वो सैंक्शनड नहीं है। अब ये सारी चीज आपको समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक हम ये पूरा सेशन को कवर अप नहीं करेंगे। तो सेशन को लास्ट तक आपको देखना है और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देनी है, लाइक कर देनी है, और आपके जो बेशकीमती कमेंट है वो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ये जरूर मुझे बताइएगा। तो बात ये है, देखो, जो यूएस ट्रेजरी है, उनके जो ऑफिशियल्स है, उन्होंने बहुत क्लियर कट स्पष्ट रूप से बता दिया कि भारत द्वारा रशियन ऑयल की खरीद और उसका जो रिफाइनिंग है उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाए जाएंगे। अब ये जो बयान है इसके रीजन क्या है? अगर इसके हम पूरे सेशन के लिए हम बात करें तो इसमें 3 जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है। फर्स्ट मुद्दा इसमें हम देख पाते हैं क्या कि इशू को हम जानेंगे, फिर ये डेवलपमेंट कैसी हुई, सडनली ये सब मुद्दे पे बात क्यों हो रही है, और इसमें क्या टेक रख रहे हैं इंडिया की तरफ से, क्या ऐसा दायित्व लिया जा रहा है या भारत का क्या कंसर्न है इसके बारे में, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दे रही हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर हमें पता है, अगर हम ग्लोबल वे में देखेंगे ना तो ऑयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोमोडिटी, है ना। सारे जितने कंट्री है उसके अंदर ये जो ऑयल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल वैल्यू रखता है। इसी वजह से इस चर्चे को पूरा अंजाम तक देखना जरूर, और हाँ, आपके पेपर के लिए भी थोड़ा नोट्स इससे बना लेना। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर मुद्दे पे बात करते हैं तो क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि यूएस के जो ऑफिशियल्स है, ट्रेजरी ऑफिशियल्स है, उन्होंने क्लियर कट बताया कि रशिया के ऑयल को खरीद करने में और उसको रिफाइनिंग करने के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए जाएंगे। अगर सैंक्शन नहीं दिया जा रहा है तो मतलब हमें सुनाई में ऐसा लगेगा जो लिजिट नहीं है, राइट, जो सही तरह से लीगल वे में नहीं हो रहा है, ऐसे हमें फील होना चाहिए, हो सकता है। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे भारत के अगर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो इसकी डिटेलिंग्स में अगर हम जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो आइडिया है क्या ये सच में सही है कि नहीं है, इसको हम बहुत क्लियरली यहाँ पे आलोचना करेंगे। तो देखो मुद्दा क्या हुआ, जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है G7 कंट्रीज। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये जो G7 कंट्रीज है, आपको पता ही है जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज होता है, एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर रशिया इज ऑलवेज, रशिया एंड चाइना के साथ उनका जो रिश्ता है वो कभी भी एक मतलब स्मूथ पैच पे नहीं रहा है, ऑलवेज दैट हैव बीन इनटू अ रफ पैच। अब G7 देशों ने रशिया के ऑयल के ऊपर जो प्राइस कैप लगाया है उसके दूसरे फेज के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के ये जो निर्णय है उसके एनर्जी सिक्योरिटी को जो जरूरत है उसकी प्रभावित होते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात यह है कि सडनली क्या ऐसा इंपॉर्टेंस ही आया कि ये इन्होंने रशिया को ऐसे रशियन ऑयल प्राइस को कैप करने की जरूरत पड़ी। सिंपल बात है कि ये जो G7 कंट्रीज है, अगर हम इसकी वर्ल्ड डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो आपको ये समझना चाहिए कि ये नहीं चाहते कि रशिया अपने जो रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं उसमें कुछ ज्यादा अंतर कर ले अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सेगमेंट। तो इसी वजह से उनके जो चीज वो इंपोर्ट कर रहे हैं जहां से उनके रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ट्राई किया जा रहा है उसके ऊपर से सैंक्शन हटाने के लिए, सो दैट वो इंपोर्ट कम कर दे। अब भारत की स्टैंड के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये प्राइस कैप का डिटेलिंग सबसे बात कर लेते हैं। अब देखो G7 और उसके जो साथी देश है, आपको कमेंट में बताना है ये G7 कंट्रीज के अंदर कौन कौन सी कंट्री आता है। ये बहुत बार मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आज आपको कमेंट में बताना है। तो ये जो G7 कंट्रीज है, ये देश G7 देश है, इनके द्वारा लगाए गए जो प्राइस कैप है उसका ये उद्देश्य है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई को प्रभावित किए बिना रशिया की रेवेन्यू को सीमित किया जाए, ठीक है। और ये करने के बावजूद भी देखा गया है कि जबकि
प्राइस पहले उड़ान ऑयल के ऊपर अगर देखेंगे 2022 दिसंबर के हिसाब से इसका क्या प्राइस था, 60% मतलब $60। ठीक है, क्या था, $60 पर बैरल। लेकिन वो अभी इतने कुछ करने के बाद भी वो देखा जा रहा है कि उड़ान ऑयल की कीमत बढ़कर 80 रुपए मतलब $80 हो चुके हैं पर बैरल। ठीक है, आपको पता ही है कि जो ऑयल को खरीदा जाता है इन द इंटरनेशनल सेक्टर, वहां पे 1 लीटर 2 लीटर में हिसाब नहीं होता, बैरल पे हिसाब होता है। अब इससे क्या पता जा रहा है कि जो भारतीय रिफाइनर्स है उनको रशियन ऑयल पर मिलने वाली छूट अब कम हो गई है, क्योंकि भारत जो रशिया से, आपको इससे पहले भी एक क्लास में मैंने आपको समझाया कि लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो यूएस से बहुत ज्यादा रशिया से, यूएस से भी ज्यादा रशिया से इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट किया है। अब सैंक्शन की बात को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। यूएस ट्रेजरी के डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल्स है, इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अब तक किसी भी भारतीय कंपनी के ऊपर रशियन ऑयल खरीदने के लिए यूएस द्वारा सैंक्शन नहीं लगाया गया है। तो ये भी कहा गया है कि देखो, एक बार रशियन ऑयल को रिफाइन कर दिया जाता है तो टेक्निकली वो रशियन ऑयल रहता ही नहीं, और वो अगर वो किसी देश में रिफाइन होकर एक्सपोर्ट किया जाता है तो सैंक्शन के नजरिए से वो उसी देश का ऑयल माना जाता है। तो अब तक किसी भी भारतीय कंपनी के ऊपर यूएस द्वारा, मैंने जैसे बताया कि रशिया ऑयल खरीदने के लिए कोई सैंक्शन नहीं लगाया गया। एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कि ईरानियन ऑयल खरीदने पर सैंक्शन की सामना करना पड़ा था, और एक बेंगलुरु बेस्ड हाईटेक कंपनी है जो रशिया के साथ डुअल यूज टेक्नोलॉजी ट्रेड करने के लिए यूएस और ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन की सैंक्शन का सामना करना पड़ा था। अब बात यह है कि ये चीज हमारे मतलब सैंक्शन की बात तो समझ में आ गया, लेकिन आपको यह समझना है कि इंडिया की तरफ से क्या सोच लिया जा रहा है। देखो, जबकि यूक्रेन के अंदर से, यूक्रेन और रशिया के अंदर युद्ध शुरू हुआ है, जब से वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है, भारत और चाइना दोनों ही रशियन जो ऑयल है वो सबसे बड़े खरीदार बन गए हैं। तो इस साल जनवरी के अंदर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत के जो मतलब भारत को बहुत ही सराहा है इस बारे में, इस बात के लिए कि कैसे भारत ने पश्चिम देशों के दबाव के बावजूद भी एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति को पालन किया है। और आपको पता है रिसेंटली जयशंकर जी ने भी बताया कि अगर हम डिप्लोमेसी मेंटेन कर सकते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट। तो वही बात है। तो मॉस्को के साथ बहुत सारे ट्रेड, बहुत सारे एनर्जी और जो डिफेंस सेक्टर में अगर हम बात करें तो इंडिया ने कभी झुका नहीं है, कंटिन्यूअस काम किया है। तो रशिया से भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेश हुआ है। और हमारे जो इंडियन कंपनी है रोजनेफ्ट, मतलब उनके गुजरात के वदिनार में एक ऑयल रिफाइनरी, एक गैस स्टेशन की नेटवर्क, एक पोर्ट, ये सारे अधिग्रहण के लिए $23 बिलियन का निवेश भी किया है। तो प्रेसिडेंट पुतिन की ये जो कहना है तो ये हमें समझ में आ ही जा रहा है कि हाँ, इंडिया और रशिया के बीच के रिश्ते बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। तो यहां से एक चीज तो हमें बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि पूरे वर्ल्ड भर की जो राष्ट्र नीति चल रहा है, या जो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर सैंक्शन की बात, या दूसरे कंट्री को यहाँ पे पेज पे लाया जा रहा है लेकिन रशिया को इस पेज से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे इंडिया इज टेकिंग अ लीडिंग रोल अकॉर्डिंग टू इट्स डिप्लोमेटिक पॉलिसी। और इनकी डिप्लोमेसी सिर्फ नहीं, ये अपने रिश्ता दोनों साइड से ही बरकरार रख के चल रहे हैं। तो अगर इस चीज का हम थोड़ा आगे जिक्र करेंगे तो इसके लिए मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ऐसे डिप्लोमेटिक सिचुएशन को क्रिएट करना, दैट्स द बिग पोर्शन और द बिग काइंड ऑफ चैलेंजिंग, एक बता सकते हो कि ये डिप्लोमेटिक चैलेंज है जो इंडिया ले चुके हैं और ले रहे हैं। और आगे जाके भी इंडिया अपने मतलब अपने चीजों को ऐसे ही 1 by 1 फोरकास्टेड करते रहेंगे कि नहीं, वो तो हमें टाइम टू टाइम ही पता चलेगा कि कैसे कंट्रीज का रिलेशनशिप ऊपर नीच होते हैं। तो आखिर में मैं आपको ये बता दूंगी कि इंडिया कोई भी डिप्लोमेटिक मतलब इंडिया की डिप्लोमेसी के अंदर, इंडिया की सॉवरेनिटी के अंदर कोई भी कंट्री की दबाव यहाँ पे काम नहीं कर सकता। और इसी वजह से हम निश्चित रूप से बोल सकते हैं नहीं, ये इलिजिटिमेट नहीं है, कोई इलीगल चॉइस भी नहीं है। इंडिया ने रशिया से जानबूझकर ये खरीद रहे हैं और खरीदेंगे तब तक जब तक उनको प्राइस कैप में अंडरस्टैंडिंग रहेगा, या इंडिया को लगेगा कि प्रॉफिट मार्जिन सही बैठ रहा है, क्योंकि इंडिया को भी ऑयल इंपोर्ट करने के बाद उसको
हमारी कंट्री के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बहुत सारी जगह पे। इवन वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑयल फिर रिफाइनरीज के अंदर जाने के बाद वो बाकी कंट्रीज में भी कभी कभी जो उसका जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको भी हम एक्सपोर्ट करते रहते हैं। दिस इज वाई रशिया से ऑयल लेना इट नॉट ए बिग डील, लेकिन यूएस हमें पता ही चल रहा है कि दिन बे दिन इंडिया का जो स्टैंड है वो ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर थोड़ा सा सबको रेवेलियस लग सकता है बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप टूवर्ड्स रशिया, है ना। लेकिन इंडिया का यही है कि बहुत पुराने दोस्त है रशिया, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ 1898 के टाइम से ही हमें पता है। इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सभी में इंडिया रशिया के जो कॉन्जॉइंट जो सिचुएशन देखने को हमें मिल रहा था, तो उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहा। फिर आपको ये भी पता है पुतिन को कि फिर से जो चुनाव हुई है उसमें भी इंडिया के तरफ से, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सराहनीय, मतलब उन्होंने सराहा है इस बात को। तो डेफिनेटली वी हैव टू लुक फॉरवर्ड द थिंग कि कैसे ये राष्ट्र नीति में क्या बदलाव आते हैं। उसके लिए आपको कंटिन्यूएशन में हमारे वीडियोस को देखना पड़ेगा और आपको जुड़ना होगा किसके साथ, इंडियोवर प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए जय हिंद।